So today our topic of discussion is ozone depletion. To understand about the ozone depletion, we have to know what is ozone. What is ozone? Ozone is a protective shield of Earth that is naturally formed of oxygen in upper atmosphere that protects the planet. It is present in stratosphere, second layer of atmosphere. Some part is also present in troposphere. हमें सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को 4 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम रह रहे हैं. ठीक है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीजो है. मीजो के बाद थर्मोस्फेयर. ठीक है, तो अब जो ओजोन है वो किसकी बनी हुई होती है? वो ऑक्सीजन एलिमेंट की बनी हुई है. ऑक्सीजन गैस की यहाँ पे बात नहीं की जा रही, यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट की बात की जा रही है. ठीक है, तो ओजोन इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट. इट इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर, थोड़ी सी लेवल में ट्रोपोस्फेयर, एंड मोस्ट ऑफ इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है. थोड़ी सी कुछ ओजोन जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर में भी होती है. It protects us from harmful rays of sun. तो ये सन की जितनी भी हार्मफुल रेज होती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस हैं, उनसे हमें प्रिवेंट करती है. जिसमें आते हैं क्या? UVA, UVB, UVC. ठीक है, इस तरह की सारी जितनी भी कॉस्मिक रेज हैं और अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको प्रिवेंट करती है कि वो ज़मीन तक ना पहुँचें, ताकि हमें उससे नुकसान ना हो. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे क्या है, ये हमारा ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फेयर है, नीचे ट्रोपोस्फेयर है. ट्रोपोस्फेयर में हमारे माउंटेन्स, हमारे फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से स्मोक और ये सब कुछ आ रहा है. ठीक है, इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा लेवल जो है वो ओजोन का भी प्रेजेंट है. पर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज़्यादा ओजोन प्रेजेंट है, और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की एक लेयर बन जाती है, दैट इज़ नोन एज ओजोन लेयर. ये जो ओजोन लेयर है ये प्रोटेक्ट करती है सनलाइट को, कि सन में जो डिफरेंट हार्मफुल रेज हैं उनको कि वो ज़मीन तक ना पहुंच पाएँ. Sunlight consists of 3 types of ultraviolet rays: UVA, UVB, UVC. UVA rays are most common and cause skin aging and wrinkling. Yes. मैम आवाज़ स्लो आ रही है आपकी. Okay. UVA rays are most common and cause skin aging and wrinkling. Tanning beds usually use UVA rays. तो UVA rays क्या हैं? ये बहुत ख़तरनाक हैं. किस तरह से कि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं. स्किन एजिंग कॉज करती हैं, स्किन रिंकलिंग कॉज कराती हैं UVA रेज़. और टैनिंग बेड्स जितने भी होते हैं वहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा होता है? वहाँ पे UVA रेज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं अपने आपको टैन करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट UVB रेज़. UVB रेज़ कॉज सनबर्न्स. ये सनबर्न्स कॉज कर देती हैं. कैटरैक्ट्स, जो आइज़ की बीमारी है, ठीक है, कैटरैक्ट्स कॉज करती हैं इम्यून सिस्टम डैमेज. और इसके साथ साथ ये क्या करती हैं कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी को डैमेज करती हैं. नेक्स्ट इज़ UVC रेज़. UVC रेज़ द मोस्ट डेंजरस आर एब्जॉर्ब बाय आवर ओजोन लेयर. ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं और ये सारी की सारी जो है ये हमारी ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती. UVA और UVB का फिर भी थोड़ा बहुत लेवल जो है वो ज़मीन तक पहुंच जाता है. एज हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, UVA का कुछ हद तक लेवल जो है वो ज़मीन तक पहुंच रहा है, UVB का काफ़ी कम पहुंच रहा है, एंड UVC का कुछ भी ज़मीन तक नहीं पहुंच रहा. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ओजोन. तो ओजोन की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट. नंबर 1 इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एंड नंबर 2 इज स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन. Tropospheric ozone, as it is present in troposphere, that is why it is known as tropospheric ozone. On the other hand, stratospheric ozone,
is known as stratospheric because it is present in the stratosphere region of the atmosphere. So what is tropospheric ozone? This gas is found in the troposphere. Because this is found in troposphere, that is why it is known as tropospheric ozone, the layer that forms the immediate atmosphere. Bad ozone does not exist naturally. जितनी भी ओजोन है वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती. गिव मी 1 second प्लीज. ओके, so ozone does not exist naturally. Human actions cause chemical reactions between oxides of nitrogen and sulfur, volatile organic compounds. These compounds are tropospheric ozone precursors. ये वाले सारे compounds क्या हैं? ये troposphere में जो ओजोन मौजूद है उसके precursors हैं. Ozone also occurs in very small amounts in the troposphere. It accounts for only 10% of total atmospheric ozone. ट्रोपोस्फेयर में जितनी भी प्रेजेंट है ओजोन, वो सारी के सारी टोटल एटमॉस्फेरिक ओजोन का सिर्फ 10% होता है. एज अ पोल्यूटेंट, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द सेपरेट प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन. ओजोन जितनी हमारे यहाँ नीचे होगी उतना ज़्यादा वो हमारे लिए ख़तरनाक है. ट्रोपोस्फेयर में ओजोन होना अच्छी बात नहीं है, तो ये यहाँ पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर ये ज़्यादा होती जाएगी तो ये हमारे लिए एक पोल्यूटेंट के तौर पर रिएक्ट करेगी, तो हमारे लिए क्या है, ये एक पोल्यूटेंट है. तो ट्रोपोस्फेयर में इसके लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, मेन ओजोन लेयर लाई इन स्ट्रेटोस्फेयर. तो जो मेन ओजोन की लेयर है वो कहाँ पर लाई करती है? वो स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है. इट अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक ओजोन. ये हमारी टोटल एटमॉस्फेरिक ओजोन का 90% जो है वो काउंट करती है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गुड ओजोन. इसको हम गुड ओजोन भी कहते हैं बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट. क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से. जबकि जो ट्रोपोस्फेयर में उसको हम बैड ओजोन कहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए पोल्यूटेंट है. वो हमें प्रिवेंट तो वो हमें प्रोटेक्ट तो नहीं कर रही होती, तो इसलिए वो हमारे लिए क्या है, पोल्यूटेंट है जिसको ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Ozone is also naturally produced and broken down in the stratosphere in the presence of sunlight. Ozone जो है वो naturally produce होती रहती है stratosphere में. कैसे? sunlight की मौजूदगी में. Ozone का cycle here we can see that there is the sun, a big sun, round sun. ठीक है. अब first step पे क्या होता है? Oxygen molecules are photolyzed yielding 2 oxygen atoms. एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2. इस पे जब सनलाइट डलती है तो सनलाइट इसको क्या करती है? इसको तोड़ देती है. तोड़ के क्या बनता है? हमारे पास अलग अलग ऑक्सीजन के एटम्स बन जाते हैं. अब ये जो ऑक्सीजन का एटम है स्टेप 2 में जाकर क्या करती हैं? ओजोन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर कंटिन्यूसली being interconverted as solar ultraviolet breaks ozone and the oxygen atom reacts with another oxygen molecule fastly. तो ये स्टेप क्या है? ये फास्ट स्टेप है जिसमें होता क्या है कि कॉन्टीन्यूसली जो पीछे से हमारे पास ऑक्सीजन आ रहा है और टूटने पे जो सिंगल ऑक्सीजन एटम आ रहा है, वो सिंपल ऑक्सीजन एटम हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद O2 के साथ मिल जाता है. जब वो O2 के साथ मिलता है तो हमारे पास क्या बन जाता है? O2 प्लस O क्या बन गया? O3 बन गया. थर्ड स्टेप पर क्या हो रहा होता है? थर्ड स्टेप पर हमारे पास दिस इंटरकन्वर्जन प्रोसेस कन्वर्ट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इनटू थर्मल एनर्जी हीटिंग द स्ट्रेटोस्फीयर. थर्ड पे क्या है कि ये जो इंटरकन्वर्जन है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और हमारी जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसको क्या कर देती है? हीट. हमारी जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है. हमारा एरिया क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है. तो ओजोन इज लॉस्ट बाय अ रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एटम और द ओजोन मॉलिक्यूल विद ईच अदर और सम अदर ट्रेस गैस सच एज क्लोरीन. अब ये जो O3 हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में बनी हुई है जो प्रिवेंट कर रही है हार्मफुल रेज को हम तक पहुंचने में, ये O3 टूटती कैसे? ये O3 डिप्लीट कैसे होती है? ऑक्सीजन ये जो ओजोन साइकिल है कैसे चलता है? O3 बनने के बाद क्या होता है कि ये जो सनलाइट है यही क्या करती है कि ओजोन इज लॉस्ट बाय अ रिएक्शन. एक रिएक्शन की वजह से ओजोन जो है वो टूट जाती है, लॉस्ट हो जाती है. कैसे?
जब क्या होता है रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एटम और द ओजोन मॉलिक्यूल विद ईच अदर, जब कोई ओजोन का मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो वो क्या बना देते हैं, O2 बना देते हैं। या अगर ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर जाए O3 के साथ तो भी क्या होता है हमारे पास O2 बन सकती है। या फिर इसके अलावा कोई दूसरे एटम्स, कोई दूसरे हार्मफुल एटम जैसे कि क्लोरीन है, वो जब रिएक्ट कर जाएगा O3 के साथ तब भी क्या हो जाएगा, OCl हमारे पास अलग हो जाएगा और दूसरी तरफ O2 हमारे पास आ जाएगा। तो दिस O2 इज़ नॉट O3। तो हमारी जो ओजोन है वो डिप्लीट इस तरह होती जाती है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोडक्शन, स्टेप 1 में क्या है हमारे पास, O2 था, अल्ट्रावायलेट रेज आई, लाइट आई, उसने क्या किया, उस O2 को कन्वर्ट कर दिया सिंगल एटम ऑक्सीजन में। तो 1 हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम्स आ गए। अब ये जो 2 ऑक्सीजन के एटम्स है स्टेप 2 में क्या करते हैं, ओजोन को बनाने के लिए O2 के मॉलिक्यूल के साथ मिल जाते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, O3 बन जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, 3O2 सनलाइट के साथ हमारे पास क्या बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं किसके, ओजोन के, यानी कि O3 के। ओजोन डिप्लीशन, नाउ कम्स टू ओजोन डिप्लीशन। व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? Gradual thinning of Earth's ozone layer in the upper atmosphere caused by the release of chemical compounds containing gaseous chlorine or bromine from industry and other human activities. ओजोन डिप्लीशन अब क्या है कि ग्रेजुअली हमारी जो ओजोन लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है वो ग्रेजुअली क्या होती जा रही है, थिन होती जा रही है, पतली होती जा रही है और कुछ जगहों पे क्या हो गया, होल भी प्रोड्यूस हो चुका है। तो ये जो थिनिंग हो रही है ओजोन लेयर की, दिस इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स हैं हमारी मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से। हमारी मैन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि हम ऐसे केमिकल्स रिलीज़ कर रहे हैं जो ओजोन लेयर को, O3 को क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, O3 को तोड़ रहे हैं, O3 को ब्रेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन है वो डिप्लीट होती जा रही है। ओजोन होल, द थिनिंग इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन द पोलर रीजन स्पेशली ओवर एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका पे क्या हुआ है कि वहाँ पे थिनिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ पे बाकायदा एक होल प्रोड्यूस हो चुका है जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। कंट्रीज दैट आर अफेक्टेड बाय इट द मोस्ट आर अर्जेंटीना, चिली, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू डेंस पॉपुलेशन। बहुत सारी कंट्रीज़ जो ओजोन डिप्लीशन की वजह से अफेक्ट हुए हैं, उनमें अफेक्टेड कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना है, चिली है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है एंड ऑस्ट्रेलिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वो लोग अफेक्ट भी उतने ही ज़्यादा हो रहे हैं। फ्रॉम अबव द ओजोन कंसंट्रेशन इज थिनर ओवर द एंटार्क्टिक। यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये एंटार्क्टिका रीजन है। एंटार्क्टिका रीजन में देखें हम तो हमें नज़र आ रहा है कि जो ओजोन है वो होल एक प्रोड्यूस हो चुका हुआ है। ठीक है, हाउ वोल्केनोज अफेक्ट स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। अब वोल्केनोज जो हैं वो कैसे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को अफेक्ट कर रहे हैं। व्हेन वोल्केनोज इरप्ट, जब वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, दे प्रोड्यूस मैसिव क्लाउड्स ऑफ एशेज। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एशेज के क्लाउड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, मैसिव, बहुत बड़े बड़े, इनटू द ट्रोपोस्फेयर। कहाँ पर? ये हमारे ट्रोपोस्फेयर में। एंड देन दे ड्रिफ्ट अपवर्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। और फिर यही जो एशेज के क्लाउड्स हैं ये कहाँ पे चले जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं ऊपर की तरफ को, स्ट्रेटोस्फेयर में। दीज एशेज कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन। ये जो एशेज हैं ये हाई लेवल ऑफ ब्रोमीन These ashes contain high concentration of bromine and chlorine. Ashes can stay in the stratosphere for about 2 to 5 years, and within this period there are chemical reactions that destroy the stratospheric ozone molecules. ये जो ashes हैं, these ashes ये क्या करते हैं, contain high concentration of bromine and chlorine. इनमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में ब्रोमीन और क्लोरीन प्रेजेंट होता है। तो एशेस कैन स्टे इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ये जो एशेस हैं ये स्ट्रेटोस्फीयर में ही पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन है तो ये ब्रोमीन और क्लोरीन क्या करना शुरू कर देते हैं, रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं और ओजोन को डिप्लीट कर देते हैं। अब ये जो एशेस हैं ये हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में
तकरीबन 2 से 5 साल तक रह सकते हैं, एंड विद इन दिस पीरियड देयर आर केमिकल रिएक्शंस दैट डिस्ट्रॉय द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन मॉलिक्यूल्स। और 2 से 5 साल के ऐसा बहुत ज़्यादा अरसा है, उस अरसे में ब्रोमीन और क्लोरीन क्या करती है कि वो रिएक्शन कर लेती है और ओजोन को डिप्लीट कर देती है। Volcanoes contribute about 18 to 20% of chlorine entering the atmosphere and human activities. तो वोल्केनोज जो हैं वो ऑलमोस्ट 18 to 20% तक कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन बहुत ज़्यादा होती है, और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो 80 to 82% तक कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की डिप्लीशन में। तो दीज आर वोल्केनिक एशेज, ये जो ब्लैक ब्लैक स्मोक जो उठ रही है ऊपर को, ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाती है। इसके अंदर ब्रोमीन, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं O3 के साथ कंबाइन होकर रिएक्शन करके O3 को रिड्यूस कर देते हैं इनटू O2। अदर कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन में हमारे पास क्या आते हैं? बर्निंग ऑफ बायोमास जनरेट्स हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स। ये सब क्या है? ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। पहले हमने जो कॉज पढ़ा दैट इज ऑफ नेचुरल कॉज, ठीक है, नेचुरली भी ओजोन जो है डिप्लीट होती है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा इसको अफेक्ट कर रही हैं। अभी हमने देखा कि जो वोल्केनिक इरप्शन है वो सिर्फ 18 to 20% तक अफेक्ट कर रही है, जबकि बाकी जो मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं वो 80 to 82% तक अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं? बर्निंग ऑफ बायोमास जनरेट्स हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स। जितना भी हम बायोमास जनरेट करते हैं उसको बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है? हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स जो है जनरेट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, फ्लोरोक्लोरोमीथेन्स हैं, फ्रियॉन्स हैं और डाइक्लोरोमीथेन हैं, ये सब जो हैं, एंड फ्लोरोफॉर्म CFCl3 रिलीजेस क्लोरीन दैट डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन ऐसे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं? क्लोरीन को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये क्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव होती है ओजोन के साथ, O3 के साथ रिएक्ट करके क्या करती है? हमारी ओजोन को डिप्लीट कर देती है। फ्लाइंग ऑफ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जनरेट नाइट्रिक ऑक्साइड्स। इसके अलावा जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो हैं वो फ्लाई किए जाते हैं, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स जो होती हैं उससे हमारे पास बहुत ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है तो वहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन जनरेट हो जाती है, नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट हो जाती है, जो कि क्या करती है? इन द टर्न हमारी जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करती है, O3 के साथ रिएक्ट कर लेती है, ठीक है, और हमारी ओजोन को डिप्लीट कर देती है। सो दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर। If anyone have any sort of question, you can comment below, or you can ask me.